हेलो क्लास। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है अपना फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये टॉपिक बेसिकली क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने चाहिए इसमें। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स समझने हैं चैप्टर के। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहला है डेट। डेट अगर हम देखेंगे तो हमारे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की डेट है वो है 14 जुलाई 1789। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की डेट क्या है? 14 जुलाई 1789। ये हमें याद रखना है। मैं शुरू में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखो, ये जो इवेंट है इसको हम बोलते हैं स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिल। ये सब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद रूलर कौन था वहाँ पे? रूलर था आपका लुइस 16। बिलोंग टू विच डायनेस्टी? बर्बन डायनेस्टी। ये सब पॉइंट हमें याद रखने हैं। क्वीन कौन थी? क्वीन थी आपकी मारिया एंटोनेट। कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की। फ्रांस का नेशनल एंथम क्या था? ली मर्साइलिस। फ्रांस का नेशनल एंथम क्या है? ली मर्साइलिस। ये पहला रिवॉल्यूशन है वर्ल्ड में अगेंस्ट द मोनार्की। ठीक। उसके बाद इस रिवॉल्यूशन से हमें कौन कौन से कंसेप्ट मिले हैं? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रांस के रिवॉल्यूशन में कलर कौन कौन सा यूज हुआ है? ब्लू, वाइट, रेड। ये फ्रांस का कलर है। करेंसी ऑफ फ्रांस क्या है? लीवरे। टैक्स टेकन बाय द चर्च क्या है? तिथेस। डायरेक्ट टैक्स को क्या बोलते हैं? टेलीज। इनडायरेक्ट टैक्स को क्या बोलते हैं? गैबेल। ओल्ड रिजाइम क्या है? ऐसी सोसाइटी जो 1789 से पहले की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें पूरे चैप्टर में हमारे साथ चलेंगी। हमें जस्ट यहाँ पे याद रखना है कि डेट है 14 जुलाई 1789। रूलर है लुइस 16। क्वीन है मारिया एंटोनेट। नेशनल एंथम है फ्रांस का ली मर्साइलिस। ये फर्स्ट रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड अगेंस्ट मोनार्क। इसमें जो कंसेप्ट आया वो था लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आते हैं कि इंडिया ने कहाँ से कंसेप्ट लिया है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का। तो हमें याद रखना है कहाँ से लिया है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया है या फ्रांस से लिया है। उसका कलर की बात करेंगे तो ये फ्रांस के 3 मेजर कलर हैं, ब्लू, वाइट एंड रेड। उसके बाद करेंसी ऑफ फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस की करेंसी क्या है? लीवरे है। ये हमें ध्यान रखना है, फ्रांस की करेंसी कौन सी है? लीवरे है। ठीक। अब यहाँ ये बात आती है कि जो टैक्स चर्च लेता था उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं तिथे। जो चर्च टैक्स लेता था उसे हम बोलते हैं तिथे। ये हमें याद रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स की। तो इनडायरेक्ट टैक्स में वो इनडायरेक्ट टैक्स को क्या बोलते हैं? गैबेल बोलते हैं। ये हमें याद रखना है, क्या बोलते हैं? गैबेल बोलते हैं। ठीक। उसके बाद एक ये टर्म आती है ओल्ड रिजाइम। तो सिंपल सी बात है, रिजाइम मतलब होता है रीजन, टाइम पीरियड। तो ऐसी सोसाइटी जो 1789 मतलब इस रिवॉल्यूशन के डेट से पहले की सोसाइटी को हम ओल्ड रिजाइम बोलते हैं। ठीक है, मतलब इस रिवॉल्यूशन के होने से पहले वाले टाइम पीरियड को हम ओल्ड रिजाइम बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए अब क्या हुआ था? अराइवल। ये देखो, इन 1774 लुइस 16, ये हमारी एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा है, लुइस 16 असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। मतलब 1774 में लुइस 16 फ्रांस का राजा बनता है। जब वो राजा बना, ही फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। भैया पूरी फ्रांस का राजकोष खाली था। तो क्या दिक्कत थी? अब ये कहाँ लाइन लिखी? लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। ये एज इट इज़ लिखा है। एक तरीके से क्वेश्चन है कि जब कोई राजा राजा बना तो ऐसा क्या था कि हमारी पूरी ट्रेजरी खाली थी, हम पे कुछ था ही नहीं। उसका आंसर यहाँ पे मिलेगा अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे। देखो चैप्टर इंटरेस्टिंग बना के चलेंगे, ऐसे भागेंगे नहीं। लुइस 15 के टाइम पे क्या हुआ था? एक 7 ईयर वॉर हुई थी।
7 ईयर वॉर हुई थी। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें हमने कार्नेटिक वॉर के टाइम पे हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी। तो 7 ईयर वॉर हुई थी, ब्रोक आउट बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड। कौन जीत गया था? इंग्लैंड जीत गया था। कौन हार गया था? फ्रांस हार गया। तो यही यहाँ पे लुइस 15 हार गए थे, मतलब फ्रांस हार गया था। अब जब लुइस 16 राजा बने तो उस समय एक कहानी चल रही थी कि अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज़ थी, कॉलोनी ये नहीं कि जैसे अपने जोधपुर में या अपने राजस्थान में कॉलोनियाँ हैं या इंडिया में कॉलोनीज़ होती हैं। कॉलोनी का मतलब यहाँ पे ये है कि अमेरिका के कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स ब्रिटेन के कंट्रोल में थे, दैट इज़ कॉलोनी। जैसे न्यूयॉर्क था, न्यू जर्सी था, तो ये सारे स्टेट ब्रिटेन के कंट्रोल में थे, इंग्लैंड के कंट्रोल में थे। अब फ्रांस ने अमेरिका की मदद सिर्फ इसलिए करी यहाँ पे कि उसे इंग्लैंड से बदला लेना था, क्योंकि भैया यहाँ पे लिखा है ये इंग्लैंड जो था ना कॉमन एनिमी था। इंग्लैंड जो था वो एक कॉमन एनिमी था। किसका? अमेरिका का भी और फ्रांस का भी, दोनों का कॉमन एनिमी था। लुइस 16 तो भिड़ गए जाके, बोले मुझे तो लड़ाई लड़नी है। क्यों लड़नी है? क्योंकि उसने पिछले वाले 7 ईयर वॉर में फ्रांस की बहुत बेइज्जती करी थी। मैं तो लड़ाई लड़ूंगा। ठीक है, लड़ाई लड़ दो भाई। लड़ाई लड़ने से क्या हुआ भैया, हमारी जो डेट थी ना वो 2 बिलियन लीवर हो गई। 2 बिलियन लीवर। लीवर हमें पता है ना, लीवर हमने देखा था ना क्या है, लीवर है फ्रांस की करेंसी। तो जब लुइस 16 फ्रांस का राजा बना तो इसीलिए ट्रेजरी खाली थी, ड्यू टू 7 ईयर वॉर जो पहले हो चुका था। 7 ईयर वॉर जो पहले हो चुका था उसमें हमारा फ्रांस हार चुका था। और जब कोई देश हारता है तो भैया सबको पता है कि देश में कर्जा बढ़ता है, जिसे हम बोलते हैं डेट, और लॉसेस बढ़ते हैं। अब जब लुइस 16 राजा बना तो उसने देखा ट्रेजरी तो खाली है। उसी समय एक चीज़ अच्छी हुई कि अमेरिका और ब्रिटेन में लड़ाई चल रही थी, क्योंकि अमेरिका की 13 कॉलोनीज पर ब्रिटेन ने कंट्रोल कर लिया था। उस अपनी जो लुइस 15 के टाइम की बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो ज़बरदस्ती अमेरिका और फ्रांस एक हो गए ब्रिटेन के अगेंस्ट में। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो दिस वॉर एडेड मोर देन ए बिलियन लीवर डेब्ट, और वो कितना हो गया? 2 बिलियन लीवर। क्योंकि बुक में लिखा था कि भाई कुछ 10% जो मनी लेंडर्स थे उन्होंने पैसा वैसा मांगा तो वो नहीं दे पाया, तो वो 2 बिलियन हो गया। मेन ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मेन है। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब देखो कहानी अब शुरू होती है कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मेजर कारण क्या क्या बने। सभी को पता है, देखो किसी भी रिवॉल्यूशन का एक मेजर कारण होता है टैक्सेस, लाइफ की इनसिक्योर कंडीशंस, प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं होना, राजा को एब्सोल्यूट डेस्पो हो जाना। डेस्पोटिज्म का मतलब होता है सीधे सीधे ब्यूरोक्रेट, तानाशाही। जब राजा तानाशाह बन जाता है ना, दैट इज डेस्पोटिज्म। लुइस 15 भाई साहब जो थे ना वो बहुत ही मज़े की ज़िंदगी चाहते थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से। लुइस 16 भाई साहब जो थे वो अपनी वाइफ के कंट्रोल में थे, जो हमने पहले देखा था। हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइन से देखे थे। फर्स्ट पेज पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, प्लीज़ गो थ्रू दैट। देखो पॉलिटिकल कॉजेज में हम लिख सकते हैं टैक्सेस ज़्यादा थे, इनसिक्योर कंडीशन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट डेस्पोटिज्म एंड डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। ये डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप क्या है कि मतलब राजा ही खुदा है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप का मतलब ये है कि राजा ही हमारा क्या है? खुदा है। इसको हमें याद रखना है। लास्ट पॉइंट, एब्सेंस ऑफ एनी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी टू वॉइस द नीड ऑफ पीपल। लोगों की कोई नहीं सुनता था कुल मिला के। एक पार्लियामेंट थी भी, लोकल बॉडीज को पार्लियामेंट बोलते थे, वो बस जस्टिस फैसला वैसला सुनाती थी, वो वॉइस ऑफ पीपल नहीं थी, आम जनता। जैसे अपने पार्लियामेंट होती ना, वो पार्लियामेंट शब्द था पर वो पार्लियामेंट वैसी पार्लियामेंट नहीं थी। ठीक, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यहाँ तक कोई किसी को डाउट? ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए ये भैया सिस्टम था वहाँ का, बहुत अजीब सा सिस्टम फ्रांस का। ये जाके बनता है हमारा सोशल कॉज। इसको हम सोशल कॉज बोलते हैं, सामाजिक कारण। क्यों हुआ भाई?
देखो ये सोसाइटी है फ्रांस की, इस टाइप से डिवाइडेड थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट के लोगों को हम बोलते थे क्लर्जी, सेकंड एस्टेट में होते थे नोबल्स एंड एरिस्टोक्रेट्स। अब भैया ये दोनों जो थे ना, इनके बहुत मज़े थे वहाँ पे, ना ही ये कोई टैक्स देते थे, ना ही इन्हें कोई दिक्कत होती थी, और इन्हें सारी प्रिविलेजेस बर्थ बेसिस पे मिलती। देखो एक पॉइंट हमेशा चलेगा, इसको याद रखेंगे, प्रिविलेजेस एरिस्टोक्रेट्स और नोबल्स को हमेशा बर्थ बेसिस पे मिलती थी। इसका क्या मतलब है कि बर्थ बेसिस पे मिलती थी? इसका मतलब ये है कि जैसे राजा का बेटा वो राजा ही बनेगा, दैट इज प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ, ये हमारी प्रिविलेजेस हो गई। और थर्ड एस्टेट के लोग कौन थे? इन सबको छोड़ के जो भी थे वो थर्ड एस्टेट में थे। बिजनेसमैन ले लो, लॉयर ले लो, टीचर ले लो, डॉक्टर ले लो, पीजेंट, आर्टिशन, लैंडलेस लेबर, सब थर्ड एस्टेट में ही थे। ये कुछ डिफ्रेंसिएशन है, इसको देखेंगे। फर्स्ट एस्टेट की पॉपुलेशन लगभग 1 लाख थी, नियर अबाउट है ये सब कुछ। सेकेंड एस्टेट की पॉपुलेशन लगभग 4 लाख थी। थर्ड एस्टेट की पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ के आसपास थी, और यही वो थर्ड एस्टेट था जो टैक्स देता था। थर्ड एस्टेट ही टैक्स देता था बस। अब ज़मीनों की बात करेंगे तो इनके पास देखो 10% ज़मीन थी, इनके पास 25% लैंड थी, और इनके पास 65% लैंड थी। तो ये देख रहे हैं कि इस तरीके से अगर सोसाइटी का डिवीज़न होगा, अगर सोसाइटी हमारी ऐसे बटेगी, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्प्यूट्स आगे बढ़ेंगे, और हो इसी कुछ यही छोटे 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 मेजर कारण बनते गए, और एक बहुत बड़ा एक फ्रांस रिवॉल्यूशन या फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अब ये समझ में आया था। अब देखो द अनफेयर डिवीज़न ऑफ द सोसाइटी, जो अनफेयर डिवीज़न सोसाइटी का था वो रेस्पॉन्सिबल था रिवॉल्यूशन के लिए। एक यही नहीं, बहुत सारे मेजर कारण बने। द फर्स्ट 2 एस्टेट इंजॉय ऑल प्रिविलेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी। मैंने पहले ही बोला है, जो पहले 2 एस्टेट थे उन्हें सारे बेनिफिट्स थे सोसाइटी के, उन्हें सारे बेनिफिट थे। थर्ड एस्टेट को फेस्ड इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। भैया जो भी दिक्कत थी ना वो थर्ड एस्टेट के लोगों थी। उस थर्ड एस्टेट में सारे लोग थे एक्सेप्ट नोबल्स, एरिस्टोक्रेट्स एंड क्लर्जी। अच्छा, क्लर्जी कौन होते हैं? क्लर्जी होते हैं चर्च से रिलेटेड लोग। क्लर्जी हमारे, एक बार हम पीछे चलते हैं और यहाँ हम देखते हैं, तो क्लर्जी जो हमारे होते हैं ना, ये हमने भी डिस्कस किया था यहाँ पे क्लर्जी। तो ये क्लर्जी जो होते हैं ये हमारे बेसिकली चर्च से रिलेटेड लोग होते हैं, ये हमें याद रखना है। ये अक्सर कन्फ्यूजन होता है, क्लर्जी कौन है? क्लर्जी जो है जो चर्च से रिलेटेड लोग हैं। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपने फिर से, और देखो ये देखो कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन। ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, छोटा मोटा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। कि ऐसा क्यों होता था? ठीक, इसको ध्यान रखना है कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को कोई टैक्स नहीं देना है। भैया ऐसा क्यों है? तो ये कारण बने फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के। अब आता है मेजर 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 कॉज। मेजर कॉज है ये भैया फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, या इमीडिएट कॉज भी कह सकते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी ना, अब देखो इसकी कहानी सुनो। फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई 1715 से 1789 के बीच में। जब भी इकोनॉमिक कॉज की बात आएगी ना, तो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी की, जैसे भाई फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई, प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ पाया। देखो जब किसी भी चीज़ की डिमांड क्यों बढ़ी? पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन से क्या हुआ? डिमांड बढ़ी। जब डिमांड बढ़ी किसी भी चीज़ की, तो प्राइसेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ गए। जब पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड बढ़ी, प्राइसेस बढ़े, बट भैया सैलरी नहीं बढ़ी, सैलरी नहीं बढ़ी, सैलरी वहीं की वहीं अटकी रही। सो द प्राइस ऑफ द ब्रेड इंक्रीज एंड वेजेस डिड नॉट इंक्रीज अकॉर्डिंग टू प्राइस, और इससे बन गया सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अभी आगे पढ़ेंगे कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है। हमें यहाँ पे क्या याद रखना है? इकोनॉमिक कॉज में पॉपुलेशन बढ़ी, अपने यही पॉइंट याद रखने मेन। पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन से डिमांड बढ़ी, डिमांड से क्या हुआ? प्राइस बढ़े, प्राइस बढ़ने के साथ साथ वेजेस नहीं बढ़ी, ओ सैलरी नहीं बढ़ी।
जब सैलरी नहीं बढ़ी तो उस कंडीशन में भैया क्या स्थिति हो गई, सबसिस्टेंस क्राइसिस की। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब आगे चलते हैं। देखो भैया, ये है सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या है? एक ऐसी खतरनाक सिचुएशन, एन एक्सट्रीम सिचुएशन, जहां पे हमारा बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड खतरे में है। एक ऐसी कंडीशन जहां पे हमारा जो हमें मेजर चीज़ चाहिए ना, जैसे वहां पे मेजर डाइट थी ब्रेड। ब्रेड मतलब ये ब्रेड नहीं, ब्रेड मतलब रोटी, वो उनकी मेजर डाइट थी। अब जब भैया उसी के प्राइस तुम बढ़ा दोगे, जब ये सिचुएशन आ जाएगी हम खाएंगे क्या, तो इसे बोलते हैं हम सबसिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। ये भैया खतरे में हैं, इन्हें याद रखना है। ठीक, अब देखो बैड हार्वेस्ट कैसे होता है। मान लो कभी कभी फ्रांस में हार्वेस्ट मतलब क्या कि कटाई नहीं हो पाई। बैड हार्वेस्ट क्यों? सूखा पड़ गया, कभी फसल बर्बाद हो गई, कभी बाढ़ आ गई, सारी फसल बर्बाद हो गई, उस कंडीशन में बैड हार्वेस्ट। जब बैड हार्वेस्ट हुआ, फूड ग्रेन्स की कमी हुई। भाई जब कटाई नहीं हुई, जब खेती नहीं हुई, तो फूड ग्रेन्स कहाँ से आएंगे? उसके बाद क्या हुआ? जब फूड ग्रेन्स नहीं आए तो क्या हुआ? फूड की प्राइसेस बढ़ गए। फूड के प्राइसेस बढ़ गए तो भैया गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा? तो दो चीज़ें होंगी, या तो वो बेचारा उसकी बॉडी कमज़ोर हो जाएगी, या वो दंगा करेगा। दंगा करेगा तो उसमें कहानी ये है, आप मर भी सकते हो। वीकर बॉडीज़ होंगी, आपको बीमारी होगी, आप मर भी सकते हो। सॉरी। तो ये हमारी जो कंडीशन है, इसे हम बोलते हैं क्या? सबसिस्टेंस क्राइसिस। ये होती है आपकी एक ऐसी खतरनाक सिचुएशन जहां हमारा बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड या बेसिक ज़रूरत की चीज़ें खतरे में हैं। अब हमें वो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी हमें खुद नहीं पता। दैट इज़ सबसिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है, समझ में आया? अब आगे चलते हैं। अब भैया ये जो नाम लिखा है ना, ये थोड़े चालाक टाइप के लोग थे। मिडिल क्लास। मिडिल क्लास कहाँ की थी? कौन से एस्टेट की थी ये? देखो कोई भी चीज़ हो वो थर्ड एस्टेट की ही होगी। मिडिल क्लास वालों ने, देखो यहाँ क्या था कि मिडिल क्लास ने ये बोला कि प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए। जो भी प्रिविलेजेस थे ना बर्थ बेसिस पे, वो कोई भी प्रिविलेज मिलना नहीं चाहिए किसी को भी। ऐसा ये क्यों बोल पाए? इतनी इनकी हिम्मत कैसे हो गई? क्योंकि उस समय ओवरसी ट्रेड बहुत ज़्यादा चल रहा था और ये मिडिल क्लास बेसिकली बिजनेसमैन थे और ये बहुत प्रॉफिट कमाते थे और ये मज़े से रहते थे। लेकिन ये सब बिलीव करते थे कि नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाई बर्थ। बर्थ बेसिस पे किसी को भी कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। जितने भी प्रिविलेजेस हैं जितने भी प्रिविलेजेस हैं वो किस बेसिस पे होने चाहिए? हमेशा मेरिट बेसिस पे होने चाहिए, योग्यता के हिसाब से होने चाहिए। ऐसा मिडिल क्लास का मानना था। और मिडिल क्लास ने यहाँ पे ये नहीं बताया गया, फिर भी ये पॉइंट था कि मिडिल क्लास ने ये बताया था ये लोअर क्लास को कि भाई रिवॉल्यूशन आप ही कर सकते हो, हम लोग रिवॉल्यूशन नहीं करेंगे, रिवॉल्यूशन आप लोग करोगे। और इन लोगों को ये जो पोजीशन मेरिट बेसिस वाली, ये बर्थ बेसिस वाली चीज़ें, इसको ख़त्म करो। तो कुछ लोग आए उसमें, कुछ थिंकर्स थे जिसमें सबसे बड़े जॉन लॉक। जॉन लॉक ने ये बोला, टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट ही sought टू रिफ्यूज द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। उन्होंने ये बोला कि भैया ये मोनार्की नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। मोनार्की क्या होती है? टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये नाम याद रखने हैं। अब ये NTSC में भी आ जाता है कभी कभी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इस टाइप पे क्वेश्चन, तो इसको याद रखेंगे क्लास 10th भी। जॉन लॉक इन्होंने बोला था टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे जो थिंकर थे, नेक्स्ट देखो आप, ये नाम याद रखने हैं भैया, ये मैथ्स कॉलम में आते हैं। रोशोयू, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टायर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, नाम से क्या लगता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, नाम से ये लगता है कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में होना चाहिए? गवर्नमेंट के बीच में होना चाहिए, उनके लोगों के बीच में होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट और उनके लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा तो वो कैसे काम करेंगे? तो लोगों के बीच में
और गवर्नमेंट के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये बात किसने बोली? रोशियो ने बोली, रोशियो। फिर मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोली? स्पिरिट ऑफ द लॉज, पावर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों में बटी हुई होनी चाहिए। और इन्होंने क्या बोला था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होनी चाहिए भैया, ये टर्म आगे पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होनी चाहिए, ठीक है राजा है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आए हमारे भाई साहब वोल्टायर। इन्होंने बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार हो। इन्होंने बोला चर्च वर्च कुछ नहीं होना चाहिए, विच सपोर्ट द प्रिविलेज। पहले क्या होता था ना, पहले चर्च मतलब चर्च ने जो बोल दिया वो ही सही है, मतलब क्लर्जी ने जो बोल दिया वो वाली बात बिल्कुल 100% सही है। तो ये चर्च वर्च की जो बात यहाँ बोली गई, चर्च की बात नहीं होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला। किसने बोला? वोल्टायर ने बोला। क्योंकि ये बेसिकली क्या कर रहे थे, एक तरीके से मोनार्की लाने की कोशिश कर रहे थे। मोनार्की थे, अब मोनार्की चलाते थे, चर्च रूल करता था पहले। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? तो ये नाम याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। रोशियो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ द लॉज, वोल्टायर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद भैया अब कहानी शुरू हो गई, रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, अभी तक तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। बात थी, देखो, क्योंकि फ्रांस में ना हमने पहले ही पढ़ा था कि फ्रांस की ट्रेजरी खाली थी। जब ट्रेजरी खाली थी फ्रांस की तो भैया टैक्सेस चाहिए होंगे, मतलब पैसा चाहिए था। पैसा क्यों चाहिए था? वहाँ के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, सैलरी वैलरी देने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स से आएगा। टैक्स कौन देगा? थर्ड एस्टेट देगा। उसी के लिए मीटिंग बुलाई थी। ये भैया डेट याद रखना है, 5 मई 1789। लुई 16 कॉल्ड द मीटिंग ऑफ द एस्टेट जनरल। एस्टेट जनरल एक इनकी पॉलिटिकल बॉडी थी, उसकी मीटिंग बुलाई गई जिसमें भैया नया टैक्स लाना है। एस्टेट जनरल क्या था? एक पॉलिटिकल बॉडी थी। तीनों एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आए और हर एस्टेट का एक वोट था। ईच एस्टेट हैड 1 वोट। फर्स्ट एस्टेट से 300 लोग आए, सेकंड से 300 आए, थर्ड से 600 आए, ये लोग आए। अब मीटिंग में क्या होना है? टैक्स बढ़ाना है। और ये हम सबको पता है, फर्स्ट एस्टेट को टैक्स देना नहीं है, सेकंड को टैक्स देना नहीं है, थर्ड एस्टेट को टैक्स देना है, तो वो तो वैसे ही वोटिंग में हार जाएंगे। लेकिन इस बार कुछ अलग चीज़ हुई। इस बार यहाँ ये बोला गया कि भैया जो टैक्सेस हैं ना, जो वोटिंग राइट्स हैं ना, ये 1 वोट 1 वैल्यू नहीं होना चाहिए। ये ईच एस्टेट हैड 1 वोट, ये नहीं हो। इसकी जगह क्या होना चाहिए? सबको इंडिविजुअल वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट ने मना किया कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसमें ये देखिए, पीजेंट्स, आर्टिशन एंड वुमेन्स, उनकी तो असेंबली में एंट्री नहीं होती थी। अब देखो कि जब ये मना कर दिया गया कि भाई हर एक को इंडिविजुअल वोटिंग नहीं होगी, जब इंडिविजुअल वोटिंग मना कर दी गई तो उसके बाद क्या होता है? ये देखो, टेनिस कोर्ट ओथ। टेनिस कोर्ट ओथ में क्या हुआ? वोटिंग इन द एस्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, हर एस्टेट का अपना वोट है। मैंने पहले ही बोला ईच एस्टेट हैड 1 वोट बस। लेकिन इस बार थर्ड एस्टेट के लोगों ने बोला कि वोटिंग, जो वोटिंग होगी ना, वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड एज द असेंबली। असेंबली मतलब सबकी इंडिविजुअल वोटिंग होगी। देखो लिखा है ईच मेंबर हैड 1 वोट। बोले अरे अब कैसे काम चलेगा? तो उन लोगों ने मना कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये वाली डेट याद रखनी है। इससे पहले जो मैंने डेट दिखाई थी आपको वो याद रखनी है, उसके बाद ये वाली डेट याद रखनी है। 20 जून को असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ टेंडो टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साइल। अब जितने भी थर्ड एस्टेट के लोग थे ना, वो असेंबल हुए कहाँ पे? टेनिस कोर्ट में। और उन्होंने कसम खाई, उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली बोला और कसम खाई कि वो जब तक फ्रांस के लिए संविधान नहीं बना देंगे वो तब तक डिस्बर्स नहीं होंगे। एंड सो नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। अब भाई ठीक है, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि मोनार्की पावर को लिमिट करे, तो ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो मोनार्की पावर को लिमिट। लेकिन हमें कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना ही है,
उसके बिना काम नहीं चलेगा। अब देखो भैया, नेशनल असेंबली कौन थी? थर्ड एस्टेट के लोग। ये बिजी थे वर्साइल में, और फ्रांस में कुछ उथल पुथल हो गई। रेस्ट ऑफ द फ्रांस सेटल्ड विद टर्मोइल, मतलब फ्रांस में कुछ उथल पुथल हुई। तो हमें एक तो डेट अपनी ये वाली याद रखनी है इसमें, ये वाली 5 मई 1789, जिस दिन मीटिंग हुई थी एस्टेट जनरल की। और एस्टेट जनरल की मीटिंग में क्या बोला गया था कि भैया टैक्सेस बढ़ाने हैं, टैक्सेस बढ़ाने हैं तो किसे टैक्स देना है? थर्ड एस्टेट को। लेकिन वहाँ क्या कंडीशन थी? हर एस्टेट का अपना एक वोट था। लेकिन यहाँ क्या बोला गया? यहाँ पे ये बोला गया कि भैया जो भी वोटिंग होगी ना वो इंडिविजुअल होगी। ये जब मना कर दिया गया तो ये लोग 20 जून को ये सब लोग टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए और उन्होंने कसम खाई कि हम जब तक अलग नहीं होंगे जब तक हम फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ना बना दें। ठीक है भाई। लेकिन जब ये काम इधर चल रहा था वर्साइल में राजा का महल है बहुत बड़ा फ्रांस में, जब तक ये काम यहाँ चल रहा था तो फ्रांस में कुछ और हो रहा था। फ्रांस के अंदर कोई नई विपदा आन पड़ी थी। अब चलते हैं आगे की तरफ कि ऐसा क्या हो गया था फ्रांस के अंदर। ठीक है भाई, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये वाला। टेनिस कोर्ट के मेंबर्स को लीड कौन कर रहा था? तो उसमें यही देखना है कि भैया ये जो लीड कर रहे थे ना, ये फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग थे। एक था मीराब्यू, दूसरा था एबेसियस। ये 2 लोग थे। ठीक, अब वो समय आ गया जिसका हम सबको इंतज़ार था। मेन डेट ऑफ द रिवॉल्यूशन 14 जुलाई 1789। ये मैंने सबसे पहले वाले पेज में डिस्कस करी है और सबसे पहले ही डिस्कस करी है। ये देखो 14 जुलाई 1789, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टील। ठीक है, ये डेट याद रखनी है आप लोगों को। अब देखो यहाँ आ गए, ये सुनो, ये लाइन पढ़ो। ए सीवियर विंटर मीन्स दी बैड हार्वेस्ट। मैंने पहले ही बोला था कि इकोनॉमिक कॉज ही मेजर कारण बना था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, वही हुआ। 14 जुलाई की बात है कि फ्रांस में फिर से बैड हार्वेस्ट वाली कंडीशन आ गई। बहुत ठंड पड़ रही थी, खेती बाड़ी नहीं हुई और सब लोग नुकसान में चले गए। किसी को खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। भैया जब बहुत सारे लोग क्यू में खड़े रहे, लाइन में खड़े रहे बेकरी शॉप पे, क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप। क्यों? क्योंकि प्राइस ऑफ द ब्रेड रोज, बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होल्डेड द सप्लाईज। अब क्या हुआ? देखो मैंने पहले ही बताया है, किसी भी रिवॉल्यूशन का एक ही कारण होता है, वो है आपका यहाँ पे प्राइस, डिमांड, पॉपुलेशन। 3 चीज़ें याद रखनी है। अब यहाँ पे देखो प्राइस बढ़ गए ब्रेड के, सप्लाई थी नहीं। सप्लाई नहीं थी तो लोगों को जब खाने को नहीं मिला उन्होंने तोड़ फोड़ करी। तोड़ फोड़ करने के बाद वहाँ पे क्या हुआ ना, एक र्यूमर फैल गया। ये देखो ये लिखा, एक र्यूमर क्या फैला कि राजा ने ऑर्डर दिया है भैया कि पेरिस में जाइए सारी सेना और जितने लोग भी ये कर रहे हैं उन्हें ख़त्म करो और उनकी फसल सारी बर्बाद कर दो। जैसे ही ये र्यूमर फैला बहुत सारे लोग गवर्नमेंट बिल्डिंगों में जाने लगे। क्यों? उन्हें भी हथियार चाहिए थे। वहाँ पे एक जेल थी, ये जो बेस्टाइल था ना ये जेल थी। उस जेल में उन्होंने वहाँ के कमांडर को मार दिया और वहाँ के सारे कैदी भाग गए और उन्होंने हथियार उठा लिए। ठीक, तो ये बेस्टील, ये हमारा मेजर इवेंट बनता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टील। ये बेस्टील में तोड़फोड़ करी इन्होंने, बेस्टील में तोड़फोड़ करी, वहाँ के प्रिजनर्स को मारा, हथियार इकट्ठा कर लिए, राजा के खिलाफ खड़े हो गए। राजा को तो पता ही नहीं था उसने ऐसा कुछ कहा है। ठीक है, वो लुई 16 भाई साहब जो थे। अब भैया देखो, लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन, लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली and accepted the principle that his power would now on be checked by a constitution। मान गए भाई साहब लुई 16। उन्होंने बोला कि ठीक है मेरी पावर अब कॉन्स्टिट्यूशन से ही चेक होगी, कोई बात नहीं, मेरी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ही चेक होगी। ठीक, मान ली मैंने आप लोगों की बात। ये डेट फिर याद रखना है भैया। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास द डिक्री। डिक्री मतलब एक ऑर्डर। असेंबली कौन सी? नेशनल असेंबली, वही जो बनी थी थर्ड एस्टेट की। उन्होंने बोला फ्यूडल सिस्टम ख़त्म करो, तिथेस ख़त्म करो, जितनी भी ज़मीन चर्च के पास है वो वापस ले लो। अब पता है गवर्नमेंट को इतना फ़ायदा हुआ कि उसके बाद 2 बिलियन लीवर की डेप्ट, वो 2 बिलियन लीवर पैसा आ गया था।
तो यहाँ ये देखा गया, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि किस डेट पे हमारा राजा माना था कि भैया ठीक है मेरी पावर अब मोनार्की से चेक होगी। तो यहाँ पे यही कहानी है। द असेंबली ने ऑर्डर पास कर दिया 4 अगस्त 1789 को कि फ्यूडल सिस्टम फिनिश, तिथेस फिनिश। अब सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होने लगा था। ठीक, इसके बाद की वीडियो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट पार्ट, ये लिखा हुआ है। इसके आगे का फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ठीक है, थैंक यू क्लास।